हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के यूनिट 3 की, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए, तो आज आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होती क्या है। तो जैसे कि आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री इन दोनों की कोई बात करेंगे तो उसको एक्चुअली हम दो वे से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला हम लोग उसको जान सकते हैं कैसे, वो हम लोग समझ सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। मतलब क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया कहाँ से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी रिएक्शन जो कंटिन्यूसली होती रहे। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, जो आपके नॉर्मल सेल्स आप यूज़ करते हैं, मतलब अपने घड़ी में सेल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिस्ट वॉच वाला सेल हो गया, या फिर आप जो लोग टॉर्च में सेल्स यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो इसी सारी चीज़ों पे बेस्ड है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे, जो कि सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी हेल्प से। तो एक तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक दूसरी चीज़ क्या हो गई दोस्तों, वो हो गया क्या, वो हुआ ये यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू bring about non-spontaneous transformations, non-spontaneous chemical transformations। अब इसका क्या मतलब हो, इसका भी देखो बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया ऐसे केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस नहीं है मतलब कि वो खुद से कभी नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हो रही थी, मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक बार स्टार्ट हो गई तो होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो कौन से केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब जैसे इसका एग्जांपल तो आप लोग समझ गए ऊपर वाले का, जो हमने नॉर्मल एग्जांपल दे दिया बैटरी या सेल का। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, इसका एग्जांपल ये कि जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि आप नॉर्मली प्यूरीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो एक मिक्सचर ले लिया, मान लो सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर ले लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आयंस अलग अलग हो जाएंगे और फाइनली हमें वहाँ से सोडियम या क्लोरीन जो भी लेना है वो मिल जाएगा। तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और ये वाले जो है हमारे वो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो अभी दोनों सेल्स की बात करते हैं। फिलहाल ये है हमारा एक बिगर पिक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और आगे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, से फिर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे टू टाइप्स के सेल्स की बात करेंगे। तो एक होगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा कौन सा होगा, वो होगा हमारा वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारी क्या है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से, तो जाके वो नॉन स्पॉन्टेनियस वाला केमिकल रिएक्शन होगा। वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बाद में बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल्स से। ओके, तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को रब करते हैं और इस पर आ जाते हैं वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल पे। दोस्तों इन सेल्स को समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चैप्टर में समझने के लिए, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्योंकि अभी हम लोग जब ये सेल्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस्ड होंगी। तो इसलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार फिर से समझते हैं। तो देखो 11th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। फिलहाल अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको इतना याद होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे इन दोनों डेफिनेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिंपली क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं होने वाला है, कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसके बेसिस पे करेंगे, वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन कर रहा है
तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसको आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। उसको आप लोग ये लिख लो एक वर्ड, ऑयल, OIL ऑयल, और RIG रिग, ठीक है। तो दोस्तों ऑयल रिग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई तेल का कुआं खोदना है तो उसके लिए जो भी सामान लगेगा उसको हम पूरा बोलते हैं ऑयल रिग, ठीक है। तो आप लोगों को कोई तेल का कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, देखो O का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। I का मतलब इन्वॉल्व, L का मतलब लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये RIG रिग का मतलब क्या होगा कि रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन किसका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो आप लोग उसको ऐसे याद रख लो, ऑयल रिग मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जो है रिडक्शन में क्या होगा वो होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल जितनी भी हम लोग इसमें रिएक्शन की बात करेंगे वो सिंपली यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं एक गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल्स के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे इरेज, और उसको पूरा एक मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि अगर हमें एक सेल बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक बोल दिया या फिर क्या बोल दिया मैंने, वोल्टाइक सेल, दोनों एक ही बात है। और इसमें हम पर्टिकुलरली किसका एग्जांपल लेंगे, हम लोग लेंगे डेनियल सेल का। कौन, डेनियल सेल। तो अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि दोस्तों गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक एक ही बात है। और डेनियल सेल का क्या मतलब है, डेनियल सेल का मतलब भी वही गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल है। तो सारी चीज़ें ये एक ही हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेनियल सेल की खास बात क्या होती है कि ये रहेगा तो एक आपका गैल्वेनिक सेल ही, बट इसमें कौन कौन सा हम लोग लेंगे, हम लोग कॉपर और जिंक से ये सेल बनाएंगे, मतलब कॉपर सल्फेट, जिंक और जिंक सल्फेट। तो अगर कोई ऐसा सेल होगा इसमें कॉपर और जिंक इन्वॉल्व होगा और उनके करस्पॉन्डिंग सल्फेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो कहलाएगा हमारा डेनियल सेल। मतलब कि क्या है, एक तरह से ये डेनियल सेल भी वोल्टाइक सेल ही है, बट इसमें जो हम लोग एलिमेंट्स लेने वाले हैं वो कॉपर और जिंक रहेंगे। ओके, तो इसी डेनियल सेल को बनाते हैं अच्छे से, और फिर हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हम आप लोगों को ये सेल बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बनाते हैं डेनियल सेल के लिए। ओके, डेनियल सेल। अब देखो डेनियल सेल में क्या होगा कि आपके दो हाफ सेल्स होंगे, एक ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल होगा, रिडक्शन वाला हाफ सेल होगा, या फिर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। तो दोनों कैसे कैसे बनेंगे वो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, दो बीकर बना लेते हैं। देखो एक ये बीकर बना लिया, ओके, एक दूसरे पेन से बीकर बना देते हैं, एक बीकर हम लोगों ने ये बना दिया। ओके गाइस, इसमें क्या है, इसमें एक आपके है जिंक की इलेक्ट्रोड लगी हुई है। इलेक्ट्रोड क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को एक मिनट में। ये किसकी इलेक्ट्रोड है, ये है आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड। और इसमें एक सॉल्यूशन है, जो कौन सा सॉल्यूशन है, वो जिंक का ही सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पे, ZnSO4। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों जो इलेक्ट्रोड लगी है वो है आपकी कॉपर की। ओके, इसकी इलेक्ट्रोड है, ये है आपकी कॉपर की। और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन फिल है, वो किसका है, वो है आपका कॉपर सल्फेट। कौन सा, CuSO4। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। बीच में एक आपने अपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ओके, या फिर एक बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर लगा दिया। तो देखो अभी होगा क्या, ये वायर के थ्रू दोनों हमारे जो है बीकर्स कनेक्ट हो गए, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सर्किट पूरा नहीं हो रहा। देखो आपने बाहरी से तो सर्किट पूरा कर लिया, अंदर से तो ये दोनों कॉन्टेक्ट में है नहीं एक दूसरे के। तो इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीज़ बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। पहले एक मिनट इसको बना लेते हैं अच्छे से। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज कैसा होगा, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ये ओके। और इसके अंदर होगा क्या दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, जेल लाइक सब्सटेंस होगा। जेल लाइक सब्सटेंस इसलिए होगा, देखो क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एकदम से ऊपर से लटका हुआ है। तो अगर आप इसमें से कोई भी सॉल्यूशन फिल करोगे तो क्या होगा कि वो या तो इस साइड आके मतलब किधर भी वो लीक हो सकता है, इधर से निकल जाएगा या फिर इधर से निकल जाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, जेल के ऐसे टूथपेस्ट नहीं देखा है, बिल्कुल वैसा उन्होंने एक मिक्सचर बना के रख दिया। और इन्होंने यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। तो पहले ही क्या है, ये जेल लाइक सब्सटेंस है, इसमें जेल लाइक सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगार अगार बोलते हैं। अगार अगार ये किससे मिलता है, एक एल्गी से मिलता है अगार अगार। उसमें उन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर लिया, जैसे कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं KCl। तो 2-3 और है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि आप फिल कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें है क्या
कि आपने KCl और ये एक जेल के साथ में मिक्स करके उसके अंदर भर दिया और यहाँ पे लगा दिया आपने ग्लास वूल, ताकि क्या हो कि इसमें से जो भी है वो आपका जेल है वो भी बाहर ना जा पाए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आपके दोनों देखो एक एक्सटर्नल से भी कनेक्ट हो गए और इंटरनली भी दोनों हमारे ये क्या हुआ सेल्स कनेक्ट हो गए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको ओवरऑल बना के दिखाया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है। दोस्तों इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो जैसे कि आपने देखा कि जिंक है, कॉपर है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसी है, हमारे मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, या फिर ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन्स का जहाँ पे ट्रांसफर हो सके। ओके, तो इलेक्ट्रोड्स कैसे कैसे हो सकती है दोस्तों? इलेक्ट्रोड हो सकती है मेटल और मेटल आयन की इलेक्ट्रोड हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है और इसकी कौन सी सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट की, मतलब Zn डबल पॉजिटिव के सोल्यूशन में। देखो जिंक सल्फेट होगा ZnSO4 हटा दोगे तो जिंक पे डबल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कैसी हुई आपकी मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गई। कौन सी हुई, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। उसी तरह से दोस्तों कौन सी और भी इलेक्ट्रोड हो सकती हैं, गैस और आयन इलेक्ट्रोड भी हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिख दें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन। देखो तो ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बन रहा है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी गैस आयन इलेक्ट्रोड। ऐसी क्या हो सकती है कि मेटल की इलेक्ट्रोड भी हो सकती है जो जब वो अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे समझो कि आयरन एक बार Fe डबल पॉजिटिव की फॉर्म में, फिर किस में आ गया, Fe ट्रिपल पॉजिटिव की फॉर्म में। ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे इलेक्ट्रोड्स की। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड समझ में आ गए। अब ये देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बीकर यहाँ पे, एक बीकर यहाँ पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल। एक हाफ सेल यहाँ पे, एक हाफ सेल यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक जगह रिडक्शन हो रहा होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो देखो जो ये वाली साइड है, कौन सी साइड है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर जो होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। और जो हमारी इलेक्ट्रोड जो कि हाफ सेल राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा रिडक्शन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों होगा, यहाँ पे कैसे क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लो, ये जो होगा वो होगा हमारा एनोड। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, वो होगा हमारा कैथोड। अब आप लोग सोच रहे हो ये सब हमें याद कैसे रखना है, तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है लोन का, LOAN। कोई बैंक से लोन नहीं लेना है, लेकिन ये लोन हमारे सेल बनाने में काम आएगा। देखो कैसे, एल का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। मतलब कि क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो है हमारा एनोड, उसका साइन कैसा है, वो है नेगेटिव। तो ये हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गई। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो इधर क्या होगा, सब उसका उल्टा होगा। लेफ्ट की जगह राइट हैंड साइड हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की जगह क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, एनोड की जगह कैथोड हो जाएगा और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो उसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुई, ये हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुई। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एनोड को लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन चार्ज वहाँ पे जो होगा उसका इलेक्ट्रोड का वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एनोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और कैथोड कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन जब हम लोग गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल की बात कर रहे हैं तो हमारी एनोड कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। और एनोड देखो, चाहे हमारा ये डैनियल सेल हो या फिर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों की दोनों में ऑक्सीडेशन का होना, एक्सक्रीडेशन हमेशा एनोड पे ही होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये लोन वाला फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको ये इरेज करता हूँ। अब हम इसमें दिखाते हैं कि रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि यहाँ पे आपका, क्योंकि हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, वो जिंक जो सॉलिड था, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जिंक था, वो Zn डबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। क्योंकि देखो क्या हुआ, एक जिंक क्या कर रहा है, Zn डबल पॉजिटिव मतलब एक्वस फॉर्म में आ जा रहा है, और जब ये डबल पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इधर से वो क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे। इधर जब मूव करेंगे तो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन क्या होगी, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है दोस्तों, कि जो कॉपर होगा किसमें, सॉल्यूशन में, देखो CuSO4 में कॉपर पे चार्ज किया होगा, डबल पॉजिटिव होगा। तो जो एक्वस कॉपर होगा वो क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए इसको ले लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, किसकी हेल्प से, 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पर कॉपर डबल पॉजिटिव, ये बन गया आपका कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ देखी कि जो हमारे एनोड है
वो धीरे धीरे क्या होगा कि देखो जो सॉलिड हमारा मेटल था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है सॉलिड से, वो क्या कर रहा है एक्वस फॉर्म में आ रहा है, एक्वस फॉर्म में आ रहा है मतलब अपने सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारी एनोड है वो उसको क्या होगा धीरे धीरे थिन होती चली जाएगी, मतलब पतली पतली होती चली जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जिंक जो है सॉलिड से एक्वस फॉर्म में चला जा रहा है। और जो हमारी कैथोड है वो धीरे धीरे क्या होगी मोटी होती चली जाएगी, मतलब थिक होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर जो सॉल्यूशन में था वो अब जाके इस इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा। देखो कॉपर डबल पॉजिटिव था ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो बन गया कॉपर सॉलिड और वो जाके इस इलेक्ट्रोड से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है यहाँ पे। तो अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जैसे मैंने ये रिएक्शन इधर दिखाई, ये रिएक्शन इधर दिखाई, अगर इन दोनों रिएक्शन को दोस्तों हम लोग ऐड कर दें तो कैसे बनेगा? जगह ज़्यादा है नहीं तो थोड़ी सी इधर बना के दिखा देता हूँ। तो इन दोनों को ऐड ही कर दूँ बस, और कुछ करना नहीं है। तो कितना होगा? जिंक सॉलिड प्लस इधर क्या है कॉपर, और 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमें कॉपर दिखाते हैं। कॉपर डबल पॉजिटिव कैसा ये एक्वस में रिएक्शन क्या होगी हमारी, जिंक आ जाएगा डबल पॉजिटिव और कॉपर क्या बन जाएगा सॉलिड। ठीक, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन किसकी, इसकी इस पर्टिकुलर सेल की। अब क्या होता है दोस्तों, एक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो कैसा होता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो एक्चुअली जगह ज़्यादा है नहीं, कहाँ बनाया जाए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही अंदर कौन सा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों जो आयोपेक रिप्रेजेंटेशन है सेल का वो कैसा होता है, तो आपने क्या देखा कि हम लोग ने क्या दिखाया कि एनोड पे दिखाया ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे क्या हुआ जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव। तो हम लोग उसको ऐसे दिखाएंगे, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये तो एक हाफ सेल हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, ये बीच में 2 बड़े बड़े एरो लगाएंगे पैरेलल लाइंस के जैसे, ये क्या है इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बताता है, ये आपका बता रहा है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के बाद दूसरी साइड क्या हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जो आपका कॉपर था किसमें डबल पॉजिटिव के फॉर्म में, वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है सी में। ओके, तो ये हो गया आपका इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो मतलब अगर आप कहीं भी ये देख के आप लोग बता सकते हैं कि हमारे हाफ सेल में कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, और ये रहा हमारा बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो दोस्तों सॉल्ट ब्रिज का आप देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि काम क्या हुआ। तो एक तो वो हुआ कि इसने सर्किट कंप्लीट किया, दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जिंक क्या होगा जो हमारा मेटल की फॉर्म में है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे Z एंड डबल पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड कैसे नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड एक्चुअली जो करंट फ्लो हो रहा है, हमारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन तो इससे इधर से इधर फ्लो होंगे, और करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा ये वाला। हमेशा उल्टा होता है ना करंट फ्लो का डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा किसका, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा Cl को यहाँ भेज देगा उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सल्फेट SO4 माइनस आयन बचेंगे, कॉपर तो जाके इलेक्ट्रोड से जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पोटेशियम को भेज देगा, तो वहाँ पे क्या करेगा उस चार्ज को कम कर देगा ताकि ये रिएक्शन अच्छे से चलती रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बचा है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को और लूज ना करें। तो उस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, एक तो रिएक्शन को कंप्लीट करना है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करने के लिए। ओके दोस्तों, मैं तो ये वाले नीचे की रिएक्शंस को इरेज कर देता हूँ। और इसमें देखो एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आप लोगों को जैसे मैंने लोन बता दिया तो लोन से आपको समझ में आ गया लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर आपको फिर भी और एक और तरीका और है याद रखने का, वो आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 जानवरों के नाम है एन ऑक्स, मतलब क्या था ऑक्सीबेल को कहते हैं ना, मतलब एनोड ऑक्सीडेशन एन ऑक्स। और अगर कैथोड पर रिडक्शन याद रखना है तो आप लोग ऐसे याद कर लो, रेड कैट, मतलब क्या हुआ रिडक्शन कैथोड। ठीक है, तो एन ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन एनोड, रेड कैट रिडक्शन कैथोड। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ का होने वाला है। अब हम लोग देखो यहाँ पे और क्या दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सेल हम लोग मार्केट में भी लेने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को एक 5 वोल्ट का सेल चाहिए। तो 5 वोल्ट क्या है एक्चुअली, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर हम लोग अदर टर्म्स में बोलें क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है। तो अगर हमें एक सेल का EMF या फिर उसका वोल्ट पता करना है या पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या होगा, वो ये होगा आपका कि अगर आपको एक सेल का EMF पता करना है तो हम लोग उसको E लिखते हैं, ई सेल। तो ई सेल के जो पता करने का तरीका है वो है आपका ER - EL, मतलब पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड
एंड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या होता है दोस्तों कि इंडिविजुअल सेल्स का हम कभी पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। जैसे कि हमें क्या पता चलता है, हमें जो फाइनली जो चीज़ मिलती है, मतलब जो हमारे यहाँ पे वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग दे रहा होगा वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दे रहा होगा, इंडिविजुअली नहीं बता रहा होगा कि इस सेल का पोटेंशियल क्या है या इस सेल का पोटेंशियल क्या है। या फिर आप लोग ऐसे समझो कि करंट आपका तभी फ्लो होगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो जैसे कि एक हाफ सेल कॉपर का है, मैंने दूसरा भी हाफ सेल कॉपर का ले लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया, क्या करंट पास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो पता चल सकता है, बट हम इंडिविजुअल सेल्स का पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। तो इसी को अगर आपको इंडिविजुअल सेल्स का पोटेंशियल पता करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम रेफरेंस हाफ सेल यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसकी हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा इस पर ई सेल पर और बात करते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इस रिएक्शन को ऊपर भी इरेज करता हूँ और आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई सेल इक्वल टू क्या बताया, ई आर माइनस ई लेफ्ट। अब देखो जो ये पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो हम किस चीज़ के टर्म्स में बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जो इनके अंदर पोटेंशियल है वो क्या है, खुद का या तो ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं या रिडक्शन करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि कॉपर वाला जो हमारा राइट हैंड साइड का था, जो कैथोड था कॉपर का, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। जिंक वाले केस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब की वजह क्या है कि ये सिर्फ रिडक्शन कर रहा है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर इसी सेल को मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये सिर्फ जो हमने हाफ सेल लिया ना कॉपर वाला, अगर इसी को मैं एक सिल्वर वाले हाफ सेल्स के साथ कनेक्ट कर दूँ तो उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये एज एन एनोड काम करने लगेगा। तो अब ये कैसे होगा कि अभी जब जिंक के साथ कनेक्टेड था तो ये कैथोड की जैसा या रिडक्शन काम कर रहा था, अभी अगर मैंने इसको सिल्वर हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिया तो उल्टा हो गया, अभी ये खुद एनोड या फिर ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, ये डिपेंड करती है एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स या फिर एक्टिविटी ऑफ मेटल्स के ऊपर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो वो भी थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब हम लोग फिर से वही आ जाते हैं लौट के जो हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पोटेंशियल लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, वो हम लगाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से समझना। क्या लगाएंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे समझो भले यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो हम इसका ई लगाएंगे वो लगाएंगे रिडक्शन के टर्म्स में। मतलब हम चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको मैं देखो थोड़ा आपको एक और तरीके से लिख के बताता हूँ तो समझना। देखो ई सेल हो गया, तो जो ई राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, कॉपर वाला हाफ सेल हुआ, ठीक है। इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग इसका क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो रिडक्शन किस में हो रहा है, जो कॉपर डबल पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, चलेगा, ठीक। और अब हम ये तो हमारी ई आर की बात होगा। अब ई एल की बात करें तो देखो ई एल में क्या हो रहा है, ई एल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पे लगाएंगे वो रिडक्शन के टर्म्स में लगाएंगे। तो हम लोग को इसको ऐसे लिखेंगे जेड एन डबल पॉजिटिव टू जिंक, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जो जिंक मेटल है वो सॉल्यूशन में आ रहा है, मतलब जिंक जो मेटल से टूट के जेड एन डबल पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है, मतलब जो उल्टा हो रहा है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करना है तो हम इसको रिडक्शन वाले फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेड एन डबल पॉजिटिव से जब जिंक बनेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो फिर से वही समझो कि यहाँ पे भले ही हो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन जब भी हम कभी ई सेल निकालेंगे तो हम किसकी बेसिस पे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लो, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें कि जो हम लोग ई आर माइनस ई एल लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इतनी जैसे रिडक्शन पोटेंशियल किए जा रहा हूँ, लेकिन ये सब हमें मिलेगा कहाँ से, हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है। तो वही उसी के लिए हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड। अब यार ये स्टैंडर्ड क्या होता है, तो केमिस्ट्री में हमने बहुत जगह देखा होगा कि फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। हमने क्या पढ़ लिया, ई सेल, हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो जब भी वर्ड स्टैंडर्ड आ जाता है, आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो जहाँ पे भी वर्ड स्टैंडर्ड आ गया वहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं वो कैसे आ जाएंगे, वो मोस्टली क्या आ जाएंगे, यूनिटी पे आ जाएंगे, मतलब वन पे आ जाएंगे। जैसे कि अगर ये तो हमने ई सेल निकाला था, अगर हमें इसको ई नॉट सेल निकालना है, कौन सा सेल, ई नॉट सेल, ऊपर ये छोटा सा जीरो और ऐसे लगा दिया तो ये हो गया हमारा ई नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो जो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ यार एक्चुअली, हाँ इसको हटा के, ये तो ठीक है आपका, इसको इरेज ही कर देते हैं दोस्तों अभी।
ठीक है, यहाँ लिखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ई सेल इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई लेफ्ट, या फिर अगर हमने जो डेनियल सेल की बात कर रहे थे उसमें क्या था ये, और जो आर साइड है मतलब क्या होगा राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा था आपका रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन किसका हो रहा था कि कॉपर डबल पॉजिटिव क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉपर सॉलिड में। ठीक है, ये किस में था, एक्वस में। उसके अलावा माइनस ई लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी है तो हम लोग फिर से वही लगाएंगे, जेड एन डबल पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में। ठीक है, तो ये सॉलिड हो जाएगा और ये कैसा रहेगा हमारा, एक्वस रहेगा। तो ये तो हमारी बात हो गई नॉर्मल ई सेल की। अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल दोस्तों कब निकलेगा हमारा, ई नॉट सेल निकलेगा इसका मतलब जब ये जो देखो, जब भी हम कभी रिएक्शन में सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनके कॉन्सेंट्रेशन का हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हो 11th क्लास का, तो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में जैसी कोई चीज़ सॉलिड आती थी तो उसका हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते थे, क्योंकि सॉलिड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बचेगा क्या, जो एक्वस फॉर्म है इसका कॉन्सेंट्रेशन की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट रहेगा यहाँ पे ऐसे, और जो हमारा ये रहेगा कॉपर डबल पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, एक्वस तो रहेगा लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना हो जाएगा, 1 मोलर। ठीक है, 1 मोल्स पर लीटर। ठीक, ये कॉपर सॉलिड एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे भी ई नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जेड एन डबल पॉजिटिव है हमारा एक्वस, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा, 1 मोलर। ठीक, डिवाइडेड, तो ये हो गया, ये आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो स्टैंडर्ड जब हमने किया तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस जो उसका कॉन्सेंट्रेशन था कॉपर का और जिंक का, उन दोनों को फिक्स करके हमने 1 मोलर कर दिया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस किया, और यही बन गया हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो हम लोग वही बनाते हैं, इसको सबको करते हैं इरेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो शॉर्ट में क्या लिख दिया, SHE। ठीक, तो देखो इसमें इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा कैसा, पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो वो ये, तो मान लो ये फिर से आपके पास में एक बीकर है। बीकर में क्या है आपके पास में, बीकर में आपके पास में एक सॉल्यूशन है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है वो बना देते हैं। वो सॉल्यूशन में आपके पास है H+ आयंस या फिर हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भरा हुआ है H आयन, एक्वस फॉर्म में है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यार। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन आयन, और ये कैसे होंगे, एक्वस होंगे क्योंकि पानी में डिजोल्व है, और उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या करो, जैसे कि आप क्या करो, 1 मोल HCl ले लो। 1 मोल HCl लोगे तो पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा जो H+ आयंस हमें कितने मिल जाएंगे, 1 मोल मिल जाएंगे। अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब के जैसा लगा देते हैं, थोड़ा सा अलग पेन से लगाते हैं इससे। तो यहाँ पे मान लो एक दूसरे एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, और टेस्ट ट्यूब में हो क्या रहा है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस को बबल कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 1 बार पे ले लेंगे। तो 1 बार भी क्या है आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है। ठीक, तो हमने क्या देखो, कॉन्सेंट्रेशन भी स्टैंडर्ड ले ली और प्रेशर भी स्टैंडर्ड ले लिया, तो हाइड्रोजन गैस प्रेशर 1 बार हो गया। और जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल हो रही होगी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, एक यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड होगी, वो होगी प्लेटिनम की। तो देखो ये जो है एक्चुअली ये है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, और ये जो है वो है प्लेटिनम वायर। किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का, PT का। अब देखो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगी, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है दोस्तों, H+ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो H+ है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हाइड्रोजन में। यहाँ पे मतलब ये हाफ, अगर मैं इसकी हाफ रिएक्शन लिखूँ, H आयन कैसे हुआ, एक्वस। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। क्योंकि जो H2 लिखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ लगा दिया, क्योंकि सिर्फ अकेला H होना पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ही बनेगा, लेकिन इसलिए हमने हाफ लगा दिया। मतलब अगर 2H+ लेंगे तो एक हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई। अब दोस्तों अगर हम इसके हाफ सेल को रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स हुई, एक कौन सी, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हुई, तो हम क्या लिख देंगे, PT। क्योंकि ये कैसे, ये तो सॉलिड है, तो उसको ब्रैकेट में S लिख दिया, तो ये एक इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारे पास में क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और क्या है हमारे पास में हाइड्रोजन आयन है।
और इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, हाइड्रोजन आयन तो एक्वस। तो ये हमारा हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब इसका देखो अब काम क्या होगा कि इसका अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने ये तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड ले रखे हैं 1 मोलर ये, अगर हम टेम्परेचर भी कितना ले लें, अगर इसको हम टेम्परेचर ले लें रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि कितना होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर भी ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। तो इस टेम्परेचर में क्या होगा कि इसका जो दोस्तों ई नॉट सेल होगा वो होगा आपका इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ई नोट क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर हम इसे किसी और हाफ सेल से कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे जो मैंने बनाया ना डैनियल सेल में 2 हाफ सेल बनाए थे, कॉपर वाला और एक जिंक वाला, तो अगर उनमें से किसी से भी इसको कनेक्ट कर दें तो एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उस पर्टिकुलर हाफ सेल का। क्यों, क्योंकि इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये इसका जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना है, वो है 0, ठीक। तो इसी को हम लोग बनाते हैं उसके साथ में। तो मैं क्या क्या इरेज करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इस रिएक्शन को भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मान के चलते हैं कि हमने इसको जो है किससे कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं यहाँ पे, और सॉल्ट ब्रिज लगा के इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कॉपर से। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या शो करेंगे, फिर से वही रिडक्शन शो करेंगे कॉपर, तो ये कैसे होगा अपना एक्वस, और यहाँ पे हमने भी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है 1 मोलर कॉपर की भी, ठीक है। और ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा आपके कॉपर सॉलिड में, ठीक। यहाँ पे सॉलिड है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों कि अब आपने क्या देख लिया यहाँ पे कि हमारा ये हो गया, ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एज एन एनोड और ये काम कर रहा है एज ए कैथोड। तो मोस्टली जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी वो कैसे, वो एनोड की जैसे ही काम करेगी, ठीक। तो अगर हम लोग क्या निकालें, फिर से वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, मतलब क्या निकालें, ई नोट सेल निकालें, तो कितना होगा आपका ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। तो ये कौन सी साइड पे, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर यहाँ पे देख लो आप, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये राइट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब ये तो आपका जो ई नोट सेल आएगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नोट आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 बचा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे जो ई नोट सेल हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा वो जो वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा है वहाँ से। तो इसका जो हमें एक्चुअली मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी हमारी 0.34 वोल्ट, किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये वाला हाफ सेल, कौन सा, कॉपर वाला हाफ सेल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, ये वाली, इसको लिख लेते हैं, इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया कॉपर वाले सेल का। अब ऐसे ही अगर हम लोग देखो यही लें, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। फिर से हमने वही ली अपनी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कौन कौन सी थी, देखो प्लेटिनम, एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की थी सॉलिड, दूसरा कौन सा था हमारे पास में, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को हम लोग ने किससे कर दिया, H+ बना दिया, और ये हुआ एक्वस, ठीक। और ये बताइए ये 1 मोलर भी होगा, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख नहीं रहा हूँ दोबारा से। और फिर से अपना क्या लगाते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद क्या बचेगा, अब हम अपना जो दूसरी थी ना जिंक वाली, इसको ले लेते हैं। तो फिर से वही लेते हैं, जिंक डबल पॉजिटिव, फिर से क्या हुआ, एक्वस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा आपका जिंक सॉलिड, ठीक। तो इसमें भी हम लोग वही निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ई नोट सेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो ई नोट सेल होगा वो फिर से क्या होगा कि आपका ये जो रहेगा हमारा प्लेटिनम वाला, या ये जो हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा, ये फिर से एज एन एनोड काम करेगी। मतलब क्या रहेगा आपका, देखो ई नोट आर, और जो बचेगा क्या, ई नोट एल, वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस जिंक, इसका वो आएगा आपका माइनस का 0.76 वोल्ट। अब आप लोगों को इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या आया, जब हमने कॉपर हाफ सेल्स के साथ इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल आया वो आया पॉजिटिव, यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल आया वो है नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रिडक्शन को फेवर करेंगे, मतलब जो आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल जब माइनस में आया उसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपना क्या करेंगे, जो कि रिडक्शन को अपोज करेंगे, जो आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे बल्कि ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो फिर से इस चीज़ को आप समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, और ये माइनस आया तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसी को एक बात और थोड़ी सी ध्यान से सुनना, जब ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा मतलब क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं, किसी को ऑक्सीडाइज करने मतलब उसके इलेक्ट्रॉन ले लें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये आसानी से रिड्यूस हो सकता है
और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, मतलब ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा कौन, जिंक, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से वीडियो को चाहे रिवाइंड करके सुन लो, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें जो हमने पहले जो आपको डेनियल सेल बनाकर दिखाया था उस सेल्स के हमें इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल्स पता चल गए। अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं, इवन इसको भी हटा देते हैं दोनों। अगर हम लोग बात करें, फिर से वही लिखते हैं अपना जो हमने पहले लिखा हुआ था। तो क्या कहता था देखो हमारा उसमें एनोड पे क्या था, जिंक था, और जिंक से हमारा क्या डबल पॉजिटिव से क्या हम लोग बना रहे थे, जिंक। ठीक है, ये फिर से वही होगा, एक्वस होगा और कितना 1 मोलर। उसके अंदर फिर से सॉल्ट ब्रिज, और क्या था कॉपर, कॉपर डबल पॉजिटिव, क्या होगा फिर से वही एक्वस और 1 मोलर। बस से क्या बन जाएगा आपका कॉपर, कॉपर सॉलिड। ठीक, अब इसका हमें जो ई नॉट सेल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो हमने पहले ही देख लिया कि जो ई नॉट आर मतलब राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, ये वाला को मतलब क्या हुआ हमारा, ध्यान करो, कैथोड, राइट। तो वो उसका क्या आया हमारा 0.34 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था माइनस में, तो माइनस 0.76। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा देखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा देखो, 6 और 4 10, 0 और ये 11, मतलब 1.10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो हमने पहले एक अपना डेनियल सेल बनाया था उसका ईएमएफ या उसका जो पोटेंशियल है वो आ गया आपका 1.10 वोल्ट। तो इसी की क्या हुआ, इसी की हेल्प से आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से अलग अलग इंडिविजुअल हाफ सेल्स का, चाहे आप कोई से भी ले लो, एनोड वाला ले लो या कैथोड वाला ले लो, उससे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। बात याद रखना हमेशा, हम क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल इतनी देर से कर रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का यूज क्या है, तो उसके लिए हम लोगों को बात करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, और उससे पता क्या चलता है, उसमें हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी। तो वो कैसी होती है, ऐसी होती है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद में क्या आएगा आपका कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो दोस्तों ये जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए वो कैसे करवाए हैं, वो हमने करवाए हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में। जैसे कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको पता ही है 0 है, तो उसका मतलब ये वाले जितने भी होंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव में, रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका क्या होगा, इनका पॉजिटिव होगा। और ये इधर वाले जितने बचे मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले बचे, इन सब का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये वाले जो है आसानी से आपके रिड्यूस हो जाएंगे, ये वाले आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे बल्कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब इनके दोस्तों बेसिस पे हमें एक तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे चलो पता चल गया। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये अरेंज है ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज है, मतलब कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है वो उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो आपको सामने एक रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लो आपने जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट से CuSO4 से, हाँ, तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। यहीं पे दोस्तों अगर आप उल्टी रिएक्शन करवाओ, क्या करवाओ, ZnSO4 की रिएक्शन करवा दो, किससे, कॉपर से, तो क्या होगा, तो आप लोगों को बोलोगे फिर तो ये भी बन जाना चाहिए, हमारा CuSO4 बन जाना चाहिए और फिर जिंक अलग हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन सी वाली रिएक्शन पॉसिबल, ये वाली रिएक्शन दोस्तों क्या है, वो है गलत, मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, फिर से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आते हैं। देखो कॉपर से ऊपर है जिंक, मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब उसने क्या किया, जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करवा दिया। जो उसका सॉल्यूशन बना रहा था CuSO4 का, खुद उसने वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और खुद आके उसने वो सॉल्यूशन बना लिया सल्फेट के साथ में। जबकि कॉपर ऐसा नहीं कर सकता, कॉपर जो है जिंक को इस ZnSO4 के कॉम्प्लेक्स से हटा नहीं सकता। जो ZnSO4 जो सॉल्ट है हमारा
उससे जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और जिंक की इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसी के हेल्प से दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इसी का बहुत फेमस एग्जांपल है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर आप उसको क्या जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हो, तो होगा क्या कि अगर आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर किया तो आपने क्या देखा कि जिंक ने कॉपर को तो हटा दिया, खुद आके ZnSO4 बना लिया। मतलब अभी जो जिंक पहले क्या था, जो जिंक पहले सॉलिड था, अभी वो क्या था, एक्वस फॉर्म में आ गया। मतलब कि जो आपका जिस पॉट, जो आपने सॉलिड पॉट लिया था उसमें जिंक था, अब वो जिंक एक्वस फॉर्म में आ गया। मतलब क्या हुआ कि उस जिंक के पॉट में आपके पोर्स क्रिएट हो जाएंगे अगर आपने जिंक के पॉट में CuSO4 को स्टोर कर दिया। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलता है। तो इसमें आप सिंपली बता सकते हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट। खुद आके बना लेगा। तो क्या होगा कि आपका जो सॉलिड जिंक था वो अब एक्वस हो गया। जब वो सॉलिड जिंक से एक्वस हो गया तो अब क्या होगा कि जो पॉट है उसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिड जिंक तो बचा ही नहीं वहाँ पे। ओके, तो एक तो दोस्तों ये बात हमें इससे पता चल गई कि रिडक्शन, हमने ये बता दिया कि कौन सा कितना ज़्यादा कैसा है, रिएक्टिव है। अब इसमें आप और चीज़ देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये हाइड्रोजन सारे ऊपर है, मतलब इनका क्या है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव है। मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो देखो जिंक कितनी अच्छे से ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट की 0 थी, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन स्टेट में आ गया होगा, +2, राइट। लेकिन इसने वही काम कॉपर को नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ऑक्सीडाइज वो नहीं हो सकता, वो रिड्यूस हो सकता है आराम से। देखो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ, कॉपर डबल पॉजिटिव फॉर्म में था, यहाँ पे कॉपर सॉलिड बन जाएगा तो 0 रिडक्ट वो आ जाएगा इसका, हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगा। तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ, और जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो यही इसी के बेसिस पे हमने इसको बता दिया। ठीक है, अब अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में या फिर बहुत सारी अलग अलग बुक्स में देखोगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। वो बिल्कुल सारा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लोगों ने बहुत अलग अलग ट्रिक्स लगाई हैं उसको याद करने के लिए, बहुत सारी। इवन मेरे टीचर ने भी मुझे कुछ तो बताया था जब मैं 12th क्लास में था, वो ट्रिक फिलहाल तो मुझे याद नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल जितनी भी बहुत सारे जो पूरे 15-20 एलिमेंट्स दे रखे हैं, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स वो वाले लिख दिए हैं जो कि कैसे हैं हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आपको अक्सर रिएक्शंस को में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग इतना ही याद कर लें तो एक हम अच्छा खासा हमें एक आइडिया मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, और जो भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे बाहर ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो इस वाले इन पर्टिकुलर एलिमेंट जितने भी हैं यहाँ पे 10-12, इनको याद कैसे करना है, तो इनको याद करने के लिए मैंने आज ही एक ट्रिक बनाई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रिक। तो मुझे अपने 12th क्लास वाले टीचर की ट्रिक तो याद आ नहीं रही थी, तो फिलहाल मैंने अपनी ही बना ली है। तो देखो मैंने क्या ट्रिक बनाई है, वो है जैसे जो लिथियम है, तो लिथियम को मैंने लिख दिया La, ले। पोटेशियम को क्या लिख दिया, कर, ले कर। ठीक है, Ca को क्या लिख दिया, कार। तो लेकर कार, मतलब लेकर कार। सोडियम को क्या लिख दिया, फिर से वही ना, तो लेकर कार ना मांग। Mg को क्या लिख दिया, मांग। लेकर कार ना मांग। Al को क्या लिख दिया मैंने, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन इसलिए लिख दिया जो एरोप्लेन होता है उसकी बॉडी एल्यूमिनियम की एक अलॉय की बनी होती है, इसको बोलते हैं ड्यूरेलियम। ठीक है, तो एरोप्लेन की बॉडी किससे बनी है, एल्यूमिनियम से। तो मैंने क्या लिखा, लेकर कार ना मांग एरोप्लेन। ठीक है, उसके बाद में जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक को हमने बोल दिया रस्ट, या जो हिंदी में बोलते हैं जंग। ठीक है, जंग फ्री आयरन। ठीक है, लेड फ्री हाइड्रोजन। आपने देखा होगा ना पेट्रोल पंप्स में, बहुत सारे पेट्रोल पंप पर ध्यान दिया तो उन्होंने लिखा होता है कि लेड फ्री पेट्रोल या लेड फ्री डीजल, तो ऐसे मैंने बोल दिया लेड फ्री हाइड्रोजन। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो हमारे सिल्वर और गोल्ड रहते हैं उसमें क्या करते हैं लोग, कॉपर मिला देते हैं ताकि उस पर अच्छे से डिजाइन बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर फ्री सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब समझ लो कोई इंसान है, इसको एक कार मिल रही है, उसके बाद वो चाह रहा है कि उसको एरोप्लेन भी मिल जाए, और क्या मिल जाए उसके बाद में, बिना जंग लगा हुआ आयरन भी मिल जाए, बिना लेड मिला हुआ हाइड्रोजन भी मिल जाए, और बिना कॉपर का चांदी और सोना भी उसको मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बना दी। देखो, लेकर कार ना मांग एरोप्लेन। ठीक है, जंग फ्री आयरन, लेड फ्री हाइड्रोजन एंड कॉपर फ्री चांदी और सोना। ठीक, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रिक है जो मैंने आज ही बनाई है, और वो है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको इससे अच्छी कोई ट्रिक पता है तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम सारे लोगों को पता चले और फिर हम लोग उस ट्रिक को याद कर लें। नहीं तो ये जो ट्रिक है इसको आप याद कर लीजिए, ताकि आपको ये क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, और इतने इससे ये
मोर देन इनफ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी बात कर ही ली है। जो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों नर्स रिएक्शन, लेकिन ऑलरेडी इस वीडियो में शायद अच्छा खासा टाइम हो चुका है, तो हम लोग नर्स रिएक्शन क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उनसे रिलेटेड। ओके, तो इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ, फिर वो एक दो क्वेश्चन जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं वो मैं करवा देता हूँ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, फाइंड दी ई नॉट सेल, मतलब एक हमें स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल निकालना है। कब, जब उन्होंने दो रिएक्शन दे रखी हैं। दो रिएक्शन देखो कौन कौन सी दे रखी हैं। ये दे रखा है जिंक, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, इसका जो उन्होंने दे रखा है ई नॉट सेल दे रखा है वो दे रखा है 0.76 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारा आयरन है उससे क्या बन रहा है, Fe डबल पॉजिटिव बन रहा है, मतलब क्या हुआ, फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और इसका जो उन्होंने ई नॉट सेल दे रखा है वो दे रखा है, इसको दे रखा है प्लस का 0.41 वोल्ट। अब इस चीज़ में आप लोग इसमें ध्यान क्या देना है हमें, कि अगर हमें ई नॉट सेल निकालना है तो हम कैसे निकाल देते हैं, ई आर माइनस ई लेफ्ट। अब देखो ना हमें यहाँ पे ये पता है कि कैथोड कौन सी है, ना हमें ये पता है एनोड कौन सी है। ठीक, तो अगर हमें कैथोड और एनोड बनाना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अब फिर से वही बैक टू बेसिक्स चलते हैं। एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ठीक, और कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। तो जिस इन दोनों में देखो क्या दे रखा है, ये यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर आयरन से देखें तो क्या हो रहा है, आयरन से आयरन डबल पॉजिटिव बना है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने क्या दे रखा है, जो हमें ई नॉट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, क्योंकि तो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन वाली। तो हमें क्या करना है, पहले इनका को क्या करना है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो रिएक्शन को इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों पे लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक, तो अब इनके रिडक्शन पोटेंशियल आ गया हमारे पास में। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया माइनस का 0.76, इसका आ गया माइनस का 0.41। अब देखो इन दोनों में से देखो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है, तो ज़्यादा तो ये वाला हुआ ना, नीचे वाला हमारा, क्योंकि माइनस में जितना कम मतलब वो उतना ज़्यादा। ठीक, तो उसका मतलब अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ये वाली रिएक्शन अच्छे से रिड्यूस हो सकती है और ये वाली इतने अच्छे से नहीं होगी। जब ये अच्छे से रिड्यूस हो सकती है तो ये क्या हुई हमारी, जो हमारी कैथोड, ये वाली रिएक्शन की, और ये वाली रिएक्शन की हमारी क्या बनी, एनोड। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं क्या, वही अपना ई नॉट सेल, बस सिंपल हो गया अब तो काम। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या पता है हमें, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ठीक, अब देखो ई नॉट आर, आर का मतलब राइट साइड पे क्या होती थी हमारी कैथोड, कैथोड का कितना है, माइनस का 0.41, माइनस एनोड का कितना है, माइनस का 0.76। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 0.76, मतलब 0.76 में से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये गया 5 और ये कितना गया 3, तो 0.35 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ई नॉट सेल ये निकल के आ गया। तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या क्या डिटरमाइन कर लिया, तो पहले हमने रिएक्शन देखी, फिर देखा तो रिएक्शन देखा दोनों ऑक्सीडेशन की थी, हमने क्या किया, रिएक्शन को फ्लिप किया और जो वैल्यू दे रखी थी उस पर साइन लगा दिया माइनस का। उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया कि इन दोनों में से वैल्यू ज़्यादा किसकी है, तो हमने देखा कि माइनस 0.76 में से और 0.41 में से ज़्यादा नीचे वाला होगा। ठीक, जब ज़्यादा नीचे वाला होगा तो ये क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ये कैथोड बनाएगा, और दूसरा वाला क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा। जब जैसे ही हमें कैथोड और एनोड पता चल गया, हमने आराम से इसको जो है निकाल लिया। तो ये भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो क्वेश्चन मैं अपनी नोटबुक से देखता हूँ। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ। तो उन्होंने बोला है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ। ठीक है, तो उन्होंने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ए ऑप्शन क्या है इनका, वो है इनका कि जो प्रेशर दे रखा है हाइड्रोजन गैस का, वो उन्होंने दे रखा है आपका 2 atm, और उसके साथ में जो है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 2 मोलर। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, फिर से वही जो प्रेशर दे रखा है हाइड्रोजन गैस का, वो कितना है, वो है आपका 1 atm, एंड जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, वो है आपका 2 मोलर। ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या दे रखा है कि जो प्रेशर दे रखा है हाइड्रोजन का, वो दे रखा है फिर से वही 1 atm, और जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो उन्होंने दे रखा है 1 मोलर। और जो फोर्थ वाला है आपका डी ऑप्शन, उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जो ये दे रखा है
इसका प्रेशर दे रखा है 2 atm, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो है आपका 1 मोलर। अब हमें बताना है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे, वैसे हम लोग को क्या पता है, देखो हमें ये पता है कि अगर कौन सा कंडीशन है ये वाली, तो वो सी वाली कंडीशन क्या है, हमारी आइडियल कंडीशन है। याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में क्या बताया था मैंने, प्रेशर चाहे 1 atm मान लो या 1 बार मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका ई नोट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, इसका मतलब सिंपली इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया जीरो, तो इसमें तो जीरो होगा। अब ये क्या बात करें कि नेगेटिव कब होगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ कि एक बार हम इसका वो लिख लेते हैं रिएक्शन। देखो रिडक्शन कब होगा, रिडक्शन होगा जब आपका हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और हाफ H2 बना देगा, ठीक। तो ये हुआ रिडक्शन आपका। तो रिडक्शन कब होगा, रिडक्शन तब आपका ज़्यादा होगा जब आपका जो हाइड्रोजन आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। जब इसका बहुत ज़्यादा होगा तो क्या करें, रिएक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगी। कोई भी जो अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम पे भी सेट होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी और ये रिडक्शन में चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि रिडक्शन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। इसका मतलब हमें क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन किस केस में होगा, तो ऑक्सीडेशन उस केस में होगा जब हमारा हाइड्रोजन आयन, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन। बात आई समझ में, नहीं आई फिर से समझो। देखो रिडक्शन कब होगा, रिडक्शन तब होगा जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक। तो ये क्या रिडक्शन हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रिडक्शन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हाइड्रोजन गैस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। जब हाइड्रोजन गैस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन बना देगा, और क्या हुआ यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऐसे में देख लो आप कि किसमें जो है हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम है। तो देखो जैसे इसमें देखो क्या इन दोनों में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जितना हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, फिर से भाई अपना जीरो चलता रहेगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्चुअली आपका क्या होगा, जो रिडक्शन होगा यहाँ पे, ये क्या है, इसमें दोनों बराबर है तो ये जीरो हो गया। सिर्फ यही कंडीशन बची है। कैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये 2 atm है, मतलब कि क्या है, ये जस्ट डबल है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो मतलब ये रिएक्शन इधर आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। तो दोस्तों ये भी एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो कभी तो AIEEE में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो अभी यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस करवा पाऊँ। तो या तो हम लोग फिर ऐसे करेंगे, जैसे एक व्यूअर ने सजेस्ट किया था कि आप वीडियो बनाने के बाद अगला कुछ ऐसा एक वीडियो रख लेते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों उसमें कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के रख पाऊँ। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप लोग अपने क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हो कि मान लो आप क्या कर रहे हो, आप लोग कुछ लोग मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी पुराने पेपर उठा के सॉल्व करने बैठोगे तो इसमें डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो वो आप मुझे को बता दो। मैं क्या करूँगा कि वो जब क्वेश्चन मान लो 10-15 इकट्ठे हो गए तो उन सबको क्या करेंगे, उनका एक वीडियो बना लेंगे जिसमें हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे नर्स इक्वेशन की, तो उसमें भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा वो भी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे को चैनल बनाए हुए शायद 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स ही हुए हैं, और अभी जो मैंने वीडियो बनाने से पहले सब्सक्राइबर चेक किए थे तो लगभग 975 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी वाले चैप्टर की, तब तक हम लोगों के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके होंगे। और ये सच में मुझे को ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है कि एक मैंने कुछ दिन पहले कुछ चीज़ स्टार्ट की थी और आज हम लोगों ने एक 1000 सब्सक्राइबर्स की ऐसी कम्युनिटी बना ली है। 1000 लोग ऐसे इस चैनल पे एक्टिव हैं जो कि सारी वीडियोस को देखते हैं, जो कि केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो सच में मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं इस चीज़ के लिए कितना खुश हूँ। तो दोस्तों मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सबको रिप्लाई करूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और एज ऑलवेज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ये चैनल के बारे में पता चले। तो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू एट माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।